Assalamu alaikum students. I am your teacher Dr. Sabah Sana and welcome to all of you in practical class of Fundamentals of Microbiology. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स, जिसमें दो स्टेनिंग टेक्निक्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। एक जो है वो ग्राम्स स्टेनिंग और दूसरी जो है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो कोई एक बच्चा मुझे बताएगा स्टार्ट करने से पहले कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, आवाज़ कम तो नहीं है और इसमें कोई ब्रेक तो नहीं है? जी बच्चों, कोई एक बता दे मुझे, मैसेज पे ही लिख दें चाहे कि आवाज़ ठीक आ रही है, ताकि मैं स्टार्ट करूं लेक्चर। ओके ओके बेटा, ठीक है। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स हम इससे पहले पढ़े थे, स्टेन्स एंड स्टेनिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्टेन और डाई में डिफरेंस क्या होता है, स्टेन क्या चीज़ है, इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, और स्टेनिंग टेक्निक्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्टेन्स पढ़े थे। एसिडिक और बेसिक स्टेन्स हमने कहा था ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। फिर हमने स्टेनिंग टेक्निक्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सिंपल स्टेनिंग है, डिफरेंशियल स्टेनिंग है और स्पेशल स्टेनिंग है। तो ये चैट बॉक्स को मैं बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। तो डिफरेंट सिंपल स्टेनिंग में हमने दो स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें सिंपल स्टेनिंग, ऐसी स्टेनिंग जिसमें एक सिंगल डाई इस्तेमाल होती है और उसका पर्पस क्या था कि हम सेल की शेप को, उसके साइज को या उसकी अरेंजमेंट को देख सकें। उसकी बेस पे हम आइडेंटिफिकेशन, उसकी बेस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते डिफरेंट कैटेगरीज में। वो जस्ट साइज, शेप और अरेंजमेंट को देखने के लिए हेल्पफुल होगी। दूसरी जो स्टेनिंग टेक्निक थी वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग, जो आज हमने डिस्कस करना है। डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्टेनिंग की ऐसी टेक्निक जो कि बैक्टीरिया के रेफरेंस से हैं ये स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग की ऐसी टेक्निक जो कि बैक्टीरिया को दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, वो डिफरेंशियल स्टेनिंग है। तो ये हमें बैक्टीरियल ग्रुपिंग में हेल्प आउट करती है। बैक्टीरियल ग्रुपिंग में स्टेनिंग की ऐसी टेक्निक्स जो हमें बैक्टीरिया को ग्रुप्स में डिवाइड करने में हेल्प आउट करे, डिफ्रेंशिएट कर दे दो डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया को। जैसे पहली जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है वो है ग्राम्स स्टेनिंग, जो कि एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ग्राम, उसने डेवलप की थी ग्राम्स स्टेनिंग। अब ये बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। एक को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं ग्राम्स नेगेटिव। तो ये दो ग्रुप हैं, ग्राम्स नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ये बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स हैं और किस बेस पे है? ग्राम स्टेनिंग की बेस पे। दूसरी जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग, या इसका जो दूसरा नाम है वो है ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। ये साइंटिस्ट था जिसने ये स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी, तो उसी के नाम पे है ज़ील नेल्सन स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये भी बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड करती है। अब वो दो ग्रुप कौन से हैं? जो एक ग्रुप है वो है एसिड फास्ट, एसिड फास्ट, और जो दूसरा ग्रुप किसकी बेस पे बनेगा वो होगा नॉन एसिड फास्ट, नॉन एसिड फास्ट। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्टेनिंग की ऐसी टेक्निक है जो कि बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करती है। और दो तरह की डिफरेंशियल स्टेनिंग है, ग्राम्स स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये दोनों जो डिफरेंशियल स्टेनिंग की टेक्निक है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर को टारगेट करती है जो कि दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट होती है, और वो स्ट्रक्चर है क्या? सेल वॉल। तो जो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है वो सेल वॉल की बेस पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करती है। ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल कुछ और तरह की होगी, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल की नेचर डिफरेंट होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसी तरह एसिड फास्ट जो है उनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नॉन एसिड फास्ट में डिफरेंट होगा। तो सेल वॉल के अंदर वेरिएशन को टारगेट करके ग्राम्स स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करवाती है। तो पहले हम ग्राम्स स्टेनिंग को देखते हैं। ग्राम्स स्टेनिंग, दोनों देखने से पहले दोनों स्टेनिंग टेक्निक्स, डिफरेंशियल स्टेनिंग में चार कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी हमने डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज करनी है
तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। नंबर 1 प्राइमरी स्टेन, इसमें 2 स्टेन इस्तेमाल होती है। डिफरेंशियल स्टेन की प्रॉपर्टी ये भी है कि ये क्यों डिफरेंशिएट करती है कि इसमें 2 स्टेन इस्तेमाल होती है। एक को हम प्राइमरी स्टेन कहते हैं और दूसरे को हम काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन कहते हैं, काउंटर या फिर सेकेंडरी स्टेन। और दोनों की दोनों जो स्टेन्स हैं वो बेसिक इन नेचर होनी चाहिए, बेसिक स्टेन्स होनी चाहिए, ऐसी स्टेन्स जो कि सेल को स्टेन करें। तो पहला कंपोनेंट क्या है कि स्टेन्स होने चाहिए, प्राइमरी स्टेन और दूसरी को नाम दे दिया काउंटर स्टेन। दोनों बेसिक स्टेन्स होनी चाहिए, मतलब कि सेल को कलर करने वाली होनी चाहिए और दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए, दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। तीसरा कंपोनेंट स्टेन के अलावा वो है डीकलराइजर। डीकलराइजर ऐसी चीज जो स्टेन्स के कलर को रिमूव करने की कोशिश करे, स्टेन्स के कलर को रिमूव करने की कोशिश करें। तो वो मोस्टली अल्कोहल्स होते हैं या अल्कोहल्स के साथ कोई चीज़ मिक्स होती है, अल्कोहल्स हैं या फिर एसिड अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ एसिड मिक्स करके इस्तेमाल किए जाते हैं। डीकलराइजर ऐसी चीज़ जो कि स्टेन के रिएक्शन को, स्टेन को सेल में से रिमूव करने का काम करे। जैसे आप नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर इस्तेमाल करते हैं। अब नेल पॉलिश रिमूवर में क्या चीज़ होती है, अल्कोहल्स हो सकते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन की मिक्सिंग होती है। अगर आपके पास नहीं है, आपने देखा होगा परफ्यूम से भी आप उतार लेते हैं, 70% इथाइल अल्कोहल से भी आपका नेल पॉलिश रिमूव हो जाता है। तो डीकलराइजर के तौर पे काम करता है। डीकलराइजर ऐसी चीज़ जो स्टेन के कलर्स को निकालने की कोशिश करे। ठीक हो गया। तो और एक और चीज़ है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेन का एक कंपोनेंट है डिफरेंशियल स्टेनिंग का। मॉर्डेंट ऐसी चीज़ होती है जिसका ताल्लुक प्राइमरी स्टेन के साथ होता है। मॉर्डेंट जो होती है वो प्राइमरी स्टेन के कलर, प्राइमरी स्टेन के रिएक्शन को इंटेंसिफाई करने का काम करती है, प्राइमरी स्टेन के रिएक्शन को इंटेंसिफाई करने का काम करती है। अब ये इंटेंसिफाई कैसे कर सकती है कि या तो प्राइमरी स्टेन को, लेट मी राइट, मॉर्डेंट ऐसी चीज है जो कि प्राइमरी स्टेन के रिएक्शन को इंटेंसिफाई करती है। इंटेंसिफाई करने से मुराद ये है कि वो प्राइमरी स्टेन को सेल के अंदर रिटेन करने में हेल्प आउट करती है, सेल के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प आउट करती है, सेल के साथ उसकी अफिनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। किसकी? प्राइमरी स्टेन की, नॉट सेकेंडरी स्टेन। तो मॉर्डेंट ऐसी चीज है जो कि प्राइमरी स्टेन के रिएक्शन को इंटेंसिफाई करती है। और इंटेंसिफाई के मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं? या तो प्राइमरी स्टेन की सेल के साथ अफिनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, नंबर 2 क्या, उसकी प्राइमरी स्टेन की सेल के अंदर पेनिट्रेशन को इंक्रीज करेगी, या फिर क्या करेगी कि वो प्राइमरी स्टेन को सेल के अंदर रिटेन करने में हेल्प आउट करेगी। मॉर्डेंट और प्राइमरी स्टेन मिलकर डीकलराइजर के इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं। मॉर्डेंट और प्राइमरी स्टेन मिलकर डीकलराइजर के इफेक्ट को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो मॉर्डेंट है ये केमिकल भी हो सकता है, मॉर्डेंट केमिकल भी हो सकता है, और मॉर्डेंट जो है वो फिजिकल भी हो सकता है। मॉर्डेंट केमिकल भी हो सकता है और मॉर्डेंट की नेचर जो है वो फिजिकल भी हो सकती है। केमिकल में अगर देखें जो आज हमने डिस्कस करना है वो है लॉग्यूल्स आयोडीन। लॉग्यूल्स आयोडीन, आयोडीन सोल्यूशन जो हम इस्तेमाल करते हैं ग्राम्स स्टेनिंग में, लॉग्यूल्स आयोडीन मॉर्डेंट है। ये जो प्राइमरी स्टेन हम यूज करेंगे ग्राम स्टेनिंग में। जी बच्चों अभी आवाज आ रही है? जी इकरा। यस मैम। ओके ठीक हो गया। तो मॉर्डेंट ऐसी चीज है जो प्राइमरी स्टेन के रिएक्शन को इंटेंसिफाई करती है। अब इंटेंसिफाई करने से क्या मुराद है, रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कि या तो प्राइमरी स्टेन की सेल के अंदर पेनिट्रेशन को इंक्रीज करेगी, दूसरा क्या हो सकता है कि इंक्रीज कर पेनिट्रेशन हो गई स्टेन की, मॉर्डेंट प्राइमरी स्टेन को सेल के अंदर रिटेन करने में हेल्प आउट कर सकता है। तीसरा क्या है कि प्राइमरी स्टेन की सेल के साथ अफिनिटी को इंक्रीज कर सकता है। यह है प्राइमरी स्टेन की इंटेंसिफिकेशन जो मॉर्डेंट करता है। अब मॉर्डेंट केमिकल भी हो सकता है, मॉर्डेंट फिजिकल भी हो सकता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में मॉर्डेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लॉग्यूल्स आयोडीन एक केमिकल मॉर्डेंट है जो कि ग्राम्स स्टेनिंग में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से स्टीम हीट,
फ्री फ्लोइंग स्टीम हीट एक फिजिकल मॉर्डेंट है, क्योंकि स्टीम फिजिकल मेथड है, जो कि एसिड फास्ट स्टेनिंग में मॉर्डेंट के तौर पे काम करता है। ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में एक कंपोनेंट क्या है, प्राइमरी स्टेन, जो कि बेसिक इन नेचर होनी चाहिए। दूसरा कंपोनेंट क्या है, मॉर्डेंट। तीसरा कंपोनेंट क्या है, डीकलराइजर। चौथा कंपोनेंट क्या है, सेकेंडरी या काउंटर स्टेन। अब इसकी नेचर एसिड फास्ट में और ग्राम्स स्टेनिंग में डिफरेंट होगी, लेकिन ये चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो पहले हम ग्राम्स स्टेनिंग को डिस्कस करते हैं। जी, ग्राम्स स्टेनिंग को डिस्कस करते हैं। तो ग्राम्स स्टेनिंग ऐसी डिफरेंशियल स्टेनिंग जो कि बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम्स नेगेटिव में ग्रुपिंग करती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम्स नेगेटिव में डिफरेंशिएट करती है। इसका ताल्लुक बैक्टीरिया की सेल वॉल की नेचर में डिफरेंस की वजह से है। क्योंकि आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं सेल वॉल की बेस पर, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया हैं जी, सेल वॉल की बेस पे डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया हैं। आसिफा नसरुल्ला, आवाज अभी ठीक आ रही है? जी बच्चों, आवाज ठीक आ रही है अभी? यस मैम। यस मैम, यहाँ तो क्लियर आ रही है। ओके, मेरा ख्याल है वो फैन वगैरह ऑफ कर दें तो फिर ठीक आएगी। तो ग्राम स्टेनिंग क्या करती है कि बैक्टीरिया को सेल वॉल की बेस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम्स नेगेटिव में डिफरेंशिएट कर देती है। अब दो डिफरेंस क्या है, एक तरह के बैक्टीरिया वो हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और लिपिड्स की कंसेंट्रेशन कम है। सेल वॉल आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है और उसमें लिपिड्स भी होते हैं, फिर कुछ एसिड्स भी होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल की नेचर डिफरेंट है। एक तरह के सेल वो हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की मल्टीपल लेयर्स होती हैं और लिपिड के कंटेंट्स हैं वो कम होते हैं। दूसरी तरह की सेल वॉल जो बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट करती है वो है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंगल लेयर होती है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल्स कम होते हैं और लिपिड्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। उनको हम ग्राम्स नेगेटिव कहते हैं। लेकिन सादा लफ्जों में ग्राम, वो तो ग्राम स्टेनिंग से पता चलेगा, वैसे इस तरह के सेल्स हैं। एक वो जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है, लिपिड्स कम है, और दूसरा इसके ऑपोजिट है जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन कम है और लिपिड कंटेंट्स ज्यादा है। ये दोनों जो है, ये दोनों ग्राम स्टेनिंग को डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। अब जिनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है, पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है, उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। और जिनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन कम है, पेप्टिडोग्लाइकेन कम होने का मतलब कि लिपिड्स ज्यादा है, उनको हम ग्राम्स नेगेटिव कहते हैं। तो ये दो तरह के सेल्स हैं। और अब ये नजर कैसे आएंगे, इनका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल से पहले अगर मैं आपको ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर बता दूं तो हमें इसका प्रिंसिपल डिस्कस करने में आसानी होगी। तो ग्राम स्टेनिंग स्टेनिंग की ऐसी टेक्निक है जो कि बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम्स नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट करती है। किस बेस पे? उनकी सेल वॉल के अंदर जो डिफरेंस है। और सेल वॉल के अंदर डिफरेंस क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपिड की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो ये ग्राम स्टेनिंग। अब ये करना कैसे है, स्टेप्स क्या है ग्राम स्टेनिंग में? सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है कि आपने स्मीयर फॉर्मेशन करनी है। स्मीयर फॉर्मेशन ब्रॉथ से है तो ब्रॉथ से करेंगे, और अगर आपके पास कॉलोनी है तो आप स्लाइड के ऊपर वाटर का ड्रॉप रख के उसका स्मीयर बनाएंगे, उसको हीट फिक्स करेंगे और एयर ड्राई करने के बाद हीट फिक्स करेंगे और देन स्टेनिंग की तरफ मूव करेंगे। स्मीयर बनाने का प्रोसेस हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये स्मीयर आप ब्रॉथ से भी बना सकते हैं और ये स्मीयर आप एगर से भी बना सकते हैं। स्मीयर बनाने के बाद उसको एयर ड्राई भी लाजमी करना है और हीट फिक्स भी लाजमी करना है। उसके बाद आपने स्लाइड को स्टेनिंग रैक के ऊपर प्लेस करने के बाद उसके ऊपर प्राइमरी स्टेन डालना है। प्राइमरी स्टेन जो कि ग्राम्स स्टेनिंग के केस में है क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट अगर आपको याद हो तो क्रिस्टल वायलेट बेसिक स्टेन है, ठीक है। आपने प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट डाल देना है और डालने के बाद पूरे स्मीयर को आपने क्रिस्टल वायलेट के सोल्यूशन से कवर कर देना है। ये पर्पल कलर का एक स्टेन होता है और आपने वेट करना है 1 मिनट तक।
आपने 1 मिनट इंटरेक्शन टाइम देना है। स्लाइड के ऊपर आपका स्मीयर है और स्मीयर को आपने प्राइमरी स्टेन से कवर कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने प्राइमरी स्टेन ऐड करना है और 1 मिनट तक वेट करना है। 1 मिनट के बाद आपने उस स्टेन को ड्रेन कर देना है और स्लाइड को रिंस करना है विद वाटर। कोई भी वाटर यूज कर सकते हैं, टैप वाटर यूज करते हैं हम लोग। तो आपने प्राइमरी स्टेन को ऑफ कर दिया। अब सेल्स जितने भी पड़े थे उन्होंने प्राइमरी स्टेन का कलर टेकअप कर दिया। जो एक्स्ट्रा स्टेन था वो आपने ड्रेन कर दिया और बाद में उसको रिंस कर दिया। ठीक है, उसके बाद रिंस करने के बाद फोर्थ स्टेप आता है कि आपने मॉर्डेंट डालना है। मॉर्डेंट मॉर्डेंट जो कि ग्राम्स स्टेनिंग के केस में है लॉब्यूल्स या ग्राम्स आयोडीन, लॉब्यूल्स या ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन। ये भी आपने वैसे ही पोर कर देना है, ये आपने वैसे ही पोर कर देना है जैसे आपने प्राइमरी स्टेन किया था पूरे स्मीयर के ऊपर। और इसका इंटरेक्शन टाइम भी 1 मिनट है। जब 1 मिनट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको ड्रेन करना है एक्सेसिव को और अगेन अपनी जो स्लाइड है उसको रिंस कर लेना। अब इसने काम क्या किया है, इसने प्राइमरी स्टेन के साथ रिएक्शन किया है। जहां जहां पे प्राइमरी स्टेन सेल के साथ बाइंड था, अंदर पेनिट्रेट किया हुआ था लोब्यूल्स आयोडीन, उसके साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। अब ये बात याद रखनी है, अब सेल के अंदर जितना भी क्रिस्टल वायलेट है वो मॉडरेंट के साथ मिला हुआ है। तो इसने किस तरह प्राइमरी स्टेन के कलर को इंटेंसिफाई किया कि उसका साइज इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से वो रिटेन करने में हेल्प आउट करेगा। तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया मॉडर्न डालने के बाद। उसके बाद मॉडर्न को आपने रिंस कर दिया तो देन आपने डीकलराइजर डालना है। डीकलराइजर डालना है और ये आपका छोटा स्टेप है डीकलराइजर। और डीकलराइजर जो ग्राम्स स्टेनिंग के केस में है वो है आपका इथाइल अल्कोहल। सिर्फ अल्कोहल लिखने से काम नहीं चलेगा, आपने एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल लिखना है और 95%। ये आपका डीकलराइजर है। अब ये क्या करेगा, ये सेल्स में से तमाम सेल्स में से, इसको नहीं पता ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम्स नेगेटिव है, ये तो अपना काम करेगा ना। ये सेल्स में से जो भी स्मीयर है उसमें से क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को निकालने की कोशिश करेगा सेल को तोड़ के। ठीक है, अब ये सेल की नेचर के ऊपर है कि वो ग्राम पॉजिटिव कि उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है या लिपिड्स ज्यादा है, ये हम इसके प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। तो अगर लिपिड्स ज्यादा है तो ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को सेल में से निकालने के सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर सेल के पास पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है तो ये अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाएगा और सेल में से क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स को नहीं निकाल पाएगा। इन शॉर्ट आपने क्या करना है, जब आपने मॉडर्न डालने के बाद स्लाइड रिंस की है तो उसके बाद आपने इसके ऊपर इथाइल अल्कोहल डाल देना है और ये काम आपने सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना, ये रिकमेंडेड प्रोसीजर है। 30 सेकेंड्स के बाद आपने इसको भी रिंस कर देना है। 30 सेकेंड्स के बाद आपने इथाइल अल्कोहल को भी रिंस कर देना है और उसके बाद आपने काउंटर स्टेन डालना है। उसके बाद आपने सेकेंडरी स्टेन डालना है स्मीयर के ऊपर, सेकेंडरी स्टेन डालना है जो कि इस केस में हमारे पास है सेफ्रानीन। अगर याद हो तो सेफ्रानीन भी बेसिक स्टेन है, सेफ्रानीन रेड कलर का बेसिक स्टेन है और ये आप 1 से 3 मिनट्स के लिए डाल सकते हैं। टाइम ज़्यादा भी हो जाए, 3 मिनट भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपने स्मीयर बनाना है। स्मीयर बनाने के बाद आपने स्लाइड को रैक के ऊपर रखना है। सबसे पहले उसके ऊपर आपने क्रिस्टल वायलेट डालना है 1 मिनट के लिए। जब 1 मिनट हो जाए आपने क्रिस्टल वायलेट को रिंस कर देना है, ड्रेन करके रिंस कर लेना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर मॉर्डन डालना है लोग्यूल्स आयोडीन सोल्यूशन, 1 मिनट के लिए वो भी डालना है। उसके बाद आपने उसको भी ड्रेन करके रिंस कर लेना है। देन आपने इथाइल अल्कोहल 95% डालना है स्मीयर के ऊपर जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। आफ्टर 30 सेकेंड्स आपने उसको भी रिंस कर लेना है। देन आपने उसके ऊपर काउंटर स्टेन सेफ्रानिन डालना है 1 to 3 मिनट्स, 3 मिनट के लिए डालें सपोज। देन आपने उसको भी रिंस कर लेना है। देन आपने उसको भी रिंस कर लेना है। उसके बाद आपने इस स्लाइड को एयर ड्राई करना है या फिर ब्लॉट पेपर से ड्राई कर लें। ब्लॉट पेपर आपको बताता है एब्जॉर्बिंग पेपर होते हैं। ड्राई करने के बाद आप इसको, बैक्टीरिया है तो 100x तो ऑब्जेक्टिव लेंस से सीडर वुड ऑयल लगा के उसके नीचे ऑब्जर्व करेंगे।
अब जो ग्राम्स, अगर आपको सेल, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, अगर आपको सेल पर्पल या फिर वायलेट कलर के नजर आए, जो कि एक्चुअल में प्राइमरी स्टेन का कलर है, अगर आपको सेल नजर आए कि उन्होंने प्राइमरी स्टेन का कलर टेकअप किया है, यानी कि पर्पल है या फिर वायलेट, पर्पल या वायलेट एक ही चीज है, तो वो ग्राम पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ग्राम पॉजिटिव प्राइमरी स्टेन का कलर टेकअप करते हैं। लेकिन अगर आपको सेल पिंक या रेड कह लें, स्लाइटली पिंक ही होते हैं, नजर आए, तो इसका मतलब है कि वो ग्राम्स नेगेटिव है। अगर सेल जो है वो सेकेंडरी स्टेन का कलर लें, काउंटर स्टेन का कलर लें, तो वो ग्राम्स नेगेटिव कंसीडर होते हैं। तो स्टेन क्या है? ग्राम्स स्टेनिंग ऐसी स्टेनिंग की टेक्निक है जो बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट करती है उनकी सेल वॉल में डिफरेंस की बेस पे। सेल वॉल में डिफरेंस की बेस पे, सेल वॉल में डिफरेंस क्या है? एक तरह के सेल ऐसे हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है, और दूसरी तरह के सेल ऐसे हैं जिनमें लिपिड्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। दोनों कंपोनेंट्स दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन कंसेंट्रेशन डिफरेंट है। ग्राम स्टेनिंग में आपने क्या किया? स्मीयर बनाने के बाद क्रिस्टल वायलेट फॉर 1 मिनट, देन आपने रिंस किया, देन मॉडर्न डाला लोग्यूल्स आयोडीन फॉर 1 मिनट, उसके बाद रिंस किया, फिर डीकलराइजर इथाइल अल्कोहल 95% फॉर 30 सेकेंड्स, उसको रिंस किया, फिर आपने सेकेंडरी स्टेन डाला और स्लाइड को एयर ड्राई, उसको वॉश करने के बाद एयर ड्राई किया, ब्लॉ ड्राई किया, और माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्जर्व किया, तो अगर आपको पर्पल कलर के सेल्स नजर आते हैं तो उनको आप ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और अगर आपको पिंक या रेड कलर के सेल्स नजर आते हैं तो उनको आप ग्राम्स नेगेटिव कहेंगे। तो एक तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम्स नेगेटिव है, कि ये जो स्टेनिंग की है आपने, जो कल्चर था वो ग्राम पॉजिटिव किया था या ग्राम नेगेटिव थे, आप ग्रुप कर सकेंगे। अब ये पर्पल कलर ही ग्राम पॉजिटिव ने क्यों लिया है और पिंक कलर ग्राम्स नेगेटिव ने क्यों लिया, ये बात हम डिस्कस करते हैं इसके प्रिंसिपल में। अभी मैं आपको इसका प्रिंसिपल डिस्कस करने लगी हूँ, क्योंकि अभी आपको प्रोसीजर का पता चल गया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स किस किस सीक्वेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव ने क्योंकि प्राइमरी स्टेन का कलर रिटेन किया है, इसलिए हम उन्हें इस रिएक्शन को पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन दूसरी तरह के सेल जिनको हमने ग्राम्स नेगेटिव कहा है, वो प्राइमरी स्टेन का कलर रिटेन नहीं कर पाए, उन्होंने डीकलराइजर को रेजिस्ट नहीं किया, इसलिए उनको ग्राम्स नेगेटिव कहते हैं। जब आपने स्मीयर बनाया, सेल के ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाला, तो क्रिस्टल वायलेट बेसिक स्टेन था। फर्ज करें कि आपने दो स्लाइड्स बनाई है, एक के ऊपर इकोलाई है और एक के ऊपर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। दोनों के ऊपर आपने क्रिस्टल वायलेट डाला, और इस केस में, इस स्टेप में, इकोलाई के सेल्स भी क्रिस्टल वायलेट के साथ बाइंड करेंगे और स्टेफिलोकोकस ऑरियस के सेल्स भी, और दोनों ही पर्पल कलर के नजर आएंगे। देन आपने डाला था मॉर्डेंट लोग्यूल्स आयोडीन, जिसके बाद क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना था। तो मॉर्डेंट डालने के बाद इकोलाई में भी क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जो ग्राम पॉजिटिव है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उनमें भी क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आना है? जब आप डीकलराइजर ऐड करते हैं। जैसे ही आपने डीकलराइजर ऐड किया इकोलाई के ऊपर जो कि ग्राम्स नेगेटिव है, और स्टेफिलोकोकस ऑरियस के ऊपर जो कि ग्राम्स पॉजिटिव है, दोनों ने डिफरेंट तरह से बिहेव किया। क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल डिफरेंट थी। डिफरेंस क्या था? जब इथाइल अल्कोहल आप स्टेफिलोकोकस ऑरियस के ऊपर डालते हैं जो कि ग्राम्स पॉजिटिव है, तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है और लिपिड्स कंटेंट्स कम है। अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल पेप्टिडोग्लाइकेन की डिहाइड्रेशन काज करता है। अल्कोहल, जी बेटा रिपीट कर देती हूँ, अल्कोहल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की डिहाइड्रेशन काज करता है, जिसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकेन के मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। ये लाइन दोबारा सुनना, अगर पिछली कोई कहानी आपको याद नहीं रही प्रिंसिपल की, तो ये दो लाइनें मैं बोल रही हूँ, इसके बाद दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। डीकलराइजर एक्चुअल चीज है जो कि ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट करवाता है, जो कि है इथाइल अल्कोहल। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन को डिहाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकेन के मॉलिक्यूल्स श्रिंक होके एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। उनके अंदर जो पोर्स थे उनकी पोरोसिटी कम हो जाती है, पोर साइज पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर्स का कम हो जाता है, ये बात याद रखनी है।
दूसरी प्रॉपर्टी जो इथाइल अल्कोहल की वो ये है कि ये लिपिड्स को डिसॉल्व कर लेता है, लिपिड्स को डिसॉल्व करता है, और जब हम बाद में वॉशिंग करते हैं वाटर से तो लिपिड्स के साथ साथ इसके अंदर डिसॉल्व्ड जो लिपिड्स होते हैं, अल्कोहल के साथ साथ इसके अंदर जो डिसॉल्व्ड लिपिड्स होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो जहां जहां से लिपिड्स निकलेंगे वहां से स्पेस आ जाएगी। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा हो और लिपिड्स कम हो, जब हम उनके ऊपर इथाइल अल्कोहल डालते हैं तो उनकी पोरोसिटी उतनी ही रहती है, उनका पोर साइज बढ़ता नहीं है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल श्रिंक हो गए हैं, और अगर लिपिड्स कम निकल भी गए हैं अल्कोहल के साथ तो पेप्टिडोग्लाइकेन की श्रिंकेज की वजह से वो स्पेसिस ऑक्यूपाई हो गई हैं। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ ऐसे सेल्स जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन कम थी और लिपिड्स ज्यादा थे, या दूसरे लफ्जों में ग्राम्स नेगेटिव, जब उनके ऊपर हम अल्कोहल डालते हैं तो वो क्या करता है कि लिपिड्स को डिसॉल्व करके निकाल देता है, तो खाली जगह क्रिएट हो जाती हैं, और वो स्पेसिस इतनी ज्यादा क्रिएट होती हैं सेल में कि पेप्टिडोग्लाइकेन श्रिंकेज के बावजूद उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इन सेल्स के पास पेप्टिडोग्लाइकेन वैसे ही कम है। तो ऐसे सेल्स जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन कम हो उनका पोर साइज अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करने के बाद बढ़ जाता है। अब पोर साइज बढ़ गया, दरवाजे और खिड़कियां खुल गई हैं, तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन अलहदा अलहदा सेल्स के अंदर गए थे, लेकिन जब क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बढ़ गया, उनका मॉलिक्यूल साइज बड़ा हो गया, वो नॉर्मल सेल में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनको निकालने के लिए सेल के पोर साइज को बड़ा करना पड़ेगा, जो कि ग्राम्स नेगेटिव बैक्टीरिया में अल्कोहल डालने के बाद हो जाता है। ठीक है, तो दोबारा से बता रही हूँ, जब आप क्रिस्टल वायलेट डालते हैं ग्राम पॉजिटिव के ऊपर तो सेल स्टेन हो जाते हैं, क्रिस्टल वायलेट का कलर ले लेते हैं। फिर आयोडीन डालते हैं तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और सेल पर्पल कलर के होते हैं। फिर जब इथाइल अल्कोहल डालते हैं, अभी मैं सिर्फ ग्राम पॉजिटिव की बात करी, तो इथाइल अल्कोहल पेप्टिडोग्लाइकेन के मॉलिक्यूल को श्रिंक कर देता है, डिहाइड्रेशन की वजह से लिपिड्स निकाल देता है, लेकिन लिपिड्स कम होते हैं तो सेल का पोर साइज फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप वॉश करते हैं तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर रिटेन रहता है, क्योंकि उसका पोर साइज चेंज नहीं हुआ, डाई बाइंड की हुई है और डाई का साइज, मॉलिक्यूल का साइज जो पेनिट्रेट किए वो बड़ा हो गया। तो नेक्स्ट डीकलराइजर के बाद आप काउंटर स्ट्रेन डालते हैं, तो ऐसे सेल काउंटर स्ट्रेन टेकअप ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास पहले से स्पेसीज क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स से ऑक्यूपाई है, उनको सेकेंडरी स्ट्रेन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे सेल स्टेनिंग के बाद, काउंटर स्ट्रेन डालने के बाद जब आप देखते हैं, आपको प्राइमरी स्टेन का कलर ही टेकअप किए हुए रखते हैं, क्योंकि वो पहले ही बड़े अमीर हैं स्टेन में और आयोडीन कॉम्प्लेक्स में, डीकलराइजर ने उसके ऊपर काम नहीं किया, और इसलिए उन्होंने सेकेंडरी या काउंटर स्टेन या सेकेंड ऑप्शन को चूज ही नहीं किया। उनके पास जो पहला कलर आया उन्होंने उसी को टेकअप कर लिया। इसी वजह से जो ग्राम पॉजिटिव है वो आपको पर्पल कलर के नजर आते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब दूसरी तरफ ग्राम्स नेगेटिव है, जिनको हमने ग्राम्स नेगेटिव कहा है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आप क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, वो वायलेट कलर टेकअप कर लेते हैं, फिर आप आयोडीन डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब आप ग्राम्स नेगेटिव के ऊपर इथाइल अल्कोहल डालते हैं तो इथाइल अल्कोहल अपनी एक्टिविटी की वजह से, जो उसने पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपिड्स के साथ की है, पोर साइज इंक्रीज करवा देता है ग्राम्स नेगेटिव की सेल वॉल के अंदर। अब जब हम वॉशिंग करते हैं तो पोर साइज ग्राम्स नेगेटिव में बढ़ जाता है, तो वॉशिंग से क्रिस्टल वायलेट आयोडीन मॉलिक्यूल्स वहां से ऑफ हो जाते हैं, तो अब सेल बिल्कुल खाली हो गया। तो ग्राम्स नेगेटिव सेल जो है वो इथाइल अल्कोहल डालने के बाद कलरलेस हो जाते हैं। पोर साइज की वजह से उनके अंदर जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स है, मॉलिक्यूल्स निकलने की वजह से सेल के अंदर से ऑफ हो जाता है, सेल कलरलेस हो जाते हैं। तो जब आप काउंटर स्ट्रेन डालते हैं तो सेल्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि उनके पास प्राइमरी स्टेन तो है नहीं, स्टेन तो उन्होंने टेकअप करना है, तो वो सेकेंडरी या काउंटर स्टेन का कलर ले लेते हैं, और सेकेंडरी और काउंटर स्टेन हमारे पास सफ्रानीन है, तो इसी वजह से वो रेड कलर के नजर आते हैं। तो कुजे में दरिया बंद करें तो ग्राम पॉजिटिव जो है वो डीकलराइजर के इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं, और ग्राम्स नेगेटिव जो है वो डीकलराइजर के इफेक्ट को रेजिस्ट नहीं कर पाते। और ऐसे सेल्स जो डीकलराइजर के इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं
वो प्राइमरी स्टेन का कलर टेकअप करते हैं। प्राइमरी स्टेन का कलर वायलेट है, और अगर सेल वायलेट नजर आए तो वो ग्राम पॉजिटिव है। ऐसे सेल्स जो कि डीकलराइजर के इफेक्ट को रेजिस्ट नहीं कर पाते, उनमें से प्राइमरी स्टेन का कलर निकल जाता है और वो काउंटर या सेकेंडरी स्टेन का कलर टेकअप करते हैं। काउंटर और सेकेंडरी स्टेन का कलर रेड है, तो अगर आपको सेल पिंक या रेड कलर के नजर आते हैं तो वो ग्राम्स नेगेटिव सेल है। तो ये ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल था। जी मुख्तावर, अभी आवाज ठीक आ रही थी? यस मैम, अब ठीक आ रही थी। ओके, तो जी बच्चों, ये ग्राम स्टेनिंग तो इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन है तो उसको लिख लें। पहले हम एसिड फास्ट स्टेनिंग डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है फिर आप क्वेश्चन कर लेना। तो ग्राम स्टेनिंग यहाँ तक होगी, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की कंसंट्रेशन और लिपिड्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से सेल्स को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम्स नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट करती है। इसका प्रोसीजर हमने पढ़ा है। आपने एक बात डिफरेंशियल स्टेनिंग में याद रखनी है, वो सेल्स जो प्राइमरी स्टेन का कलर लेंगे वो रिएक्शन को पॉजिटिव होंगे, वो चाहे ग्राम्स रिएक्शन हो चाहे एसिड फास्ट रिएक्शन हो। ग्राम्स स्टेनिंग में जो प्राइमरी स्टेन का कलर लेंगे वो ग्राम पॉजिटिव है, नंबर 1 को जो लेंगे वो पॉजिटिव है, और जो सेकेंडरी स्टेन का कलर लेंगे वो ग्राम्स नेगेटिव है। इसी तरह एसिड फास्ट स्टेनिंग में है, क्योंकि एसिड फास्ट जो स्टेनिंग है वो भी सेल वॉल के अंदर जो डिफरेंस है उसी को टारगेट करती है। लेकिन अब ये डिफरेंस पेप्टिडोग्लाइकेन या लिपिड्स का नहीं है, बल्कि एक खास तरह के लिपिड या वैक्स का है, जिसको माइकोलिक एसिड कहते हैं। माइकोलिक एसिड। अब हमारे पास सेल वॉल की बेस पे तीसरी कैटेगरी आ गई कि बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा होगा, दूसरे बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन कम होगा, एक ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा माइकोलिक एसिड भी होगा। ठीक है, अब इस बेस पे हमारे पास अगर माइकोलिक एसिड की बेस पे देखें तो हमारे पास 2 ग्रुप बन जाते हैं। अगेन, एक ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड भी है, और एक दूसरे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड नहीं है। उनके पास चाहे पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है चाहे कम है, या चाहे वो ग्राम पॉजिटिव है चाहे ग्राम्स नेगेटिव है, लेकिन माइकोलिक एसिड नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ग्रुप्स बन गए, एक वो जो माइकोलिक एसिड रखने वाले बैक्टीरिया हैं, और दूसरे वो जिनके पास माइकोलिक एसिड नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकेन चाहे ज्यादा है या कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें टारगेट क्या है, सेल वॉल में कौन सा कंपोनेंट टारगेट करना है, माइकोलिक एसिड की प्रेजेंस। तो इस बेस पे 2 ग्रुप्स हैं, एक वो जिनके पास माइकोलिक एसिड है और जिनके पास नहीं है। इसमें कंसंट्रेशन का कोई इशू नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड जो है वो सेल वॉल में जो प्रेजेंस है उसकी वही डिफ्रेंशिएट करेगी। तो 2 जेनरा है, 2 बैक्टीरियल जेनरा है जिनकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है। एक है माइकोबैक्टीरियम, एक है माइकोबैक्टीरियम, और दूसरा है नोकार्डिया। नोकार्डिया ये पूरे जेनरा है, इनकी मल्टीपल स्पीशीज हैं। माइकोबैक्टीरियम मैंने बताया था कि माइकोबैक्टीरियम बोवस होता है, माइकोबैक्टीरियम बोवस है जो टीबी काज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी टीबी काज करता है। ठीक है, तो तमाम स्पीशीज, 2 स्पीशीज मैंने बताई हैं माइकोबैक्टीरियम की, जितनी भी स्पीशीज हैं नॉन पैथोजेनिक भी हैं पैथोजेनिक भी हैं, माइकोबैक्टीरियम की और नोकार्डिया की, उनके अंदर माइकोलिक एसिड होता है। इसके अलावा चाहे वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव हो, उनके पास माइकोलिक एसिड नहीं होता। तो अगर हमने ये देखना हो किसी सैंपल में या किसी कल्चर में कि ये माइकोबैक्टीरियम नोकार्डिया है या दूसरे बैक्टीरिया है, मतलब कि माइकोलिक एसिड वाले बैक्टीरिया है या दूसरे बैक्टीरिया है, तो हम एसिड फास्ट स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। प्रिंसिपल क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यही है कि आपने, अगर कोई आपके पास कल्चर है या सैंपल है, ये आप डायरेक्ट सैंपल के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। जो डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं उनके पास स्पूटम सैंपल होते हैं, ये देखने के लिए कि रेस्पिरेटरी या फिर सिक्रीशंस होती हैं कि उसमें माइकोबैक्टीरियम तो नहीं, मतलब टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं तो उसके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये आप स्पूटम सैंपल को पहले अल्कली से ट्रीट करते हैं ताकि जो स्पूटम है उसकी थिकनेस कम हो जाए और उसमें बैक्टीरिया जो विजिबल हो जाए। तो स्पूटम यानी कि सैंपल से भी डायरेक्ट स्मीयर बना सकते हैं और आप कल्चर से भी स्मीयर बना सकते हैं। तो पहला स्टेप आपका यही है कि आपने स्मीयर फॉर्मेशन करनी है, और स्मीयर फॉर्मेशन आपने वैसे ही करनी है जैसे कि आपको सिखाया गया है। स्मीयर बनाना है,
उसको एयर ड्राई करना है और हीट फिक्स करना है। वंस स्मीयर बन जाए तो आपने इसके ऊपर प्राइमरी स्टेन डालना है। और एसिड फास्ट स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन क्या है? कार्बन कार्बल फुक्सन, कार्बल फुक्सन। और कार्बल फुक्सन रेड कलर का स्टेन है, ये आपने याद रखना है। देन आपने मॉडरेंट डालना है, देन आपने मॉडरेंट डालना है, मॉडरेंट डालना है। और मॉडरेंट इसमें क्या है? फिजिकल मॉडरेंट है, स्टीम हीट। स्टीम हीट सेल के अंदर कार्बल फुक्सन की पेनिट्रेशन को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा ये हम प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। स्टीम हीट फिजिकल मॉडरेंट के तौर पे काम करेगा और सेल के अंदर कार्बल फुक्सन की पेनिट्रेशन को इंक्रीज करेगा, मतलब प्राइमरी स्टेन के रिएक्शन को इंटेंसिफाई कर रहा है। उसके बाद आपने डीकलराइजर डाला है और इसमें जो डीकलराइजर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है एसिड अल्कोहल। अल्कोहल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कोहल। 95% अल्कोहल के अंदर 3% HCl डाल दिया। ये आपके नोट्स में मैंने लिखा हुआ कि 95% इथाइल अल्कोहल के अंदर 3% HCl डाल दिया, मतलब कि हल्का सा 3% के लिहाज से HCl डाल दिया। अगर आपके पास 97 ml जो है वो इथाइल अल्कोहल है 95% के लिहाज से, तो उसके अंदर आप 3 ml जो है वो HCl डाल देंगे, ये आपका एसिड अल्कोहल बन जाएगा। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर है, ये उस सिंपल अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें एसिड की मिक्सिंग है। तो ये इसमें डीकलराइजर के तौर पे काम करता है। और काउंटर स्ट्रेन क्या है इसमें? काउंटर स्ट्रेन इसमें है मिथाइलिन ब्लू। अब ये देखो दोनों कलर जो है वो डिफरेंट है, एक रेड है और दूसरा जो है वो ब्लू है, तो मिथाइलिन ब्लू है। ये इसमें काउंटर स्टेन है। तो परफॉर्म कैसे करना है? आपने स्मीयर बनाना है और स्मीयर को आपने डायरेक्ट स्टीम के ऊपर रख देना है। इसमें मॉर्डेंट और प्राइमरी स्टेन इकट्ठा काम करते हैं। आपने स्लाइड बनाने के बाद उसको स्टीम हीट, मतलब बीकर के अंदर पानी डाल के आपने बीकर के ऊपर जो है वो स्टेन रख देना है। या बाज़ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट नीचे फ्लेम ही लगा देते हैं क्योंकि ऊपर लिक्विड ही होता है। तो बीकर के अंदर पानी डाल देना है या कोई भी चीज़ आपने कंटेनर नीचे रख देना है स्टेनिंग रैक के जिसमें पानी हो, और उस कंटेनर के नीचे आग जला देनी है, स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। आपने स्लाइड को स्टीम के ऊपर प्लेस करना है और उसके ऊपर आपने कार्बल फुस्टन डाल देनी है। और ये जो आपने मॉडर्न है ये 5 मिनट्स के लिए प्रोवाइड करना है। 5 मिनट्स आपने स्लाइड को स्टीम के ऊपर ही रखे रहने देना है। और जब स्लाइड स्टीम के ऊपर पड़ी हो आपने ये देखना है कि आपका स्टेन ड्राई ना हो जाए। अगर स्टेन कम हो रहा है तो आपने स्मीयर के ऊपर और स्टेन डाल देना है क्योंकि हीट की वजह से स्टेन एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो 5 मिनट तक आपने स्लाइड को स्टीम हीट के ऊपर रखे रहना है और स्टेन ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। जब 5 मिनट हो जाए उसके बाद आपने स्टीम ऑफ करनी है और स्लाइड को ठंडा करना है। स्लाइड को ठंडा करना ज़रूरी है, स्लाइड को कूल करना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप गरम गरम स्लाइड को ही वॉश कर देंगे तो सारा किया कैप पे पानी फिर जाएगा। तो कूल करने के बाद आपने उसको रिंस करना है। रिंस करने के बाद आपने एसिड अल्कोहल डालना है 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद उसको ड्रेन करके एसिड अल्कोहल को भी रिंस कर लेना है। देन आपने मिथाइलिन ब्लू डालना है 2 मिनट्स के लिए। मिथाइलिन ब्लू जो है वो 2 मिनट्स में ज़्यादा अच्छा कलर देता है, तो मिथाइलिन ब्लू का इंटरेक्शन टाइम जो है वो 2 मिनट्स है। तो मिथाइलिन ब्लू जो है वो आपने 2 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है स्मीयर के ऊपर और उसके बाद उसको भी वॉश कर लेना है। अच्छा, वॉश कर लेंगे उसके बाद एयर ड्राई करेंगे, ब्लॉ ड्राई करेंगे। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एसिड फास्ट यानी कि रिएक्शन को पॉजिटिव देने वाले, आप 100x ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे जब ऑब्जर्व करेंगे तो एसिड फास्ट यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन कौन से सेल्स देंगे, जिनका कलर क्या होगा, ब्लू या फिर रेड? रेड हमें कलर दो ही तरह के रेड वेरी गुड एक्सीलेंट। हमें दो ही तरह के सेल्स नजर आ सकते हैं, या तो ब्लू नजर आएंगे या फिर रेड कलर नजर आएंगे। एक्सीलेंट बच्चों। तो जो रेड कलर के नजर आएंगे वो एसिड फास्ट होंगे। रेड कलर के जो सेल्स होंगे वो एसिड फास्ट होंगे क्योंकि उन्होंने डीकलराइजर को रेजिस्ट किया है और अपने अंदर से प्राइमरी स्टेन का कलर नहीं जाने दिया। जबकि जो दूसरे सेल्स होंगे अगर वो माइकॉलिक एसिड वाले नहीं हैं तो वो एसिड अल्कोहल को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है डीकलराइजर और उनके पास माइकॉलिक एसिड नहीं है। माइकॉलिक एसिड ही रेजिस्ट करने वाला कंपोनेंट था।
तो इस वजह से उनके अंदर से प्राइमरी स्टेन का कलर जाता रहेगा और वो ब्लू कलर के नजर आएंगे। तो नॉन एसिड फॉल्स जो है वो ब्लू कलर के नजर आएंगे। तो ये एसिड फास्ट स्टेनिंग थी। अब ऐसा क्यों हुआ है और ये स्टीम हीट ने किस तरह इंटेंसिफाई किया, ये इसके प्रिंसिपल में डिस्कस करते हैं। जब आप एसिड फास्ट बैक्टीरिया के ऊपर कार्बल फुक्सन डालते हैं, तो कार्बल फुक्सन ही इसलिए डालते हैं कि ये जो स्टेन है इसके अंदर फिनोल भी ऐड होता है। कार्बल फुक्सन को फिनोल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है और फिनोल की माइकॉलिक एसिड के साथ अफिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो कार्बल फुक्सन जो है ऐसा एक पर्टिकुलर स्टेन है जो ख़ास तौर पे एसिड फास्ट बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये क्यों, क्योंकि ये फिनोल के अंदर बना है और फिनोल की माइकॉलिक एसिड के साथ अफिनिटी ज़्यादा है। ठीक हो गया। दूसरा, फिनोल की माइकॉलिक एसिड के साथ अफिनिटी ज़्यादा है। दूसरा, स्टीम हीट मॉर्डर्न के तौर पे काम करती है। जब हम स्मीयर बनाने के बाद बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन डालते हैं, साथ में स्टीम देते हैं, तो स्टीम क्या करती है कि टेम्परेरी तौर पे जो लिपिड्स हैं उनको मेल्ट करवा देती है। अब बहुत ज़्यादा तो हमने घी तो नहीं ना डाला हुआ था कि पूरी स्लाइड के ऊपर हमें नजर आएगा। सेल्स हैं, उनमें जितना भी माइकॉलिक एसिड होगा वो फॉर द टाइम बीइंग स्टीम हीट की वजह से उसके मालिक्यूल्स मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने की वजह से मालिक्यूल्स एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे, डिस्टेंस पे आ जाएंगे, तो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाएगी सेल वॉल में। तो इस स्पेस क्रिएट होने की वजह से कार्बल फुक्सन जो है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। और दूसरा, वो अगेन फिनोल में बना हुआ है तो पेनिट्रेशन इनहेंस हो जाएगी। तो स्टीम हीट ने क्या किया कि टेम्परेरी तौर पे सेल्स की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। कैसे किया कि वैक्स जो थी, माइकॉलिक एसिड जो था, उसको मेल्ट करवा दिया, जिसकी वजह से मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले गए और कार्बल फुक्सन सेल के अंदर पेनिट्रेट कर गया। अब हमने स्लाइड को उतार लिया और मैंने बड़ा जोर दे के कहा था कि सेल को ठंडा करने के बाद वॉश करना है। अगर आप गरम गरम वॉश करेंगे तो वैक्स के मालिक्यूल अभी एक दूसरे से डिस्टेंस पे होंगे, तो जो स्टेन अंदर गया वो ऐसे बाहर निकल आएगा। तो स्लाइड को जब ठंडा किया तो दोबारा से जो इसमें माइकॉलिक एसिड था या वैक्स था वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए। अब जो स्टेन अंदर गया वो अंदर, जो बाहर गया था वो बाहर, लॉक हो गया। अब आप एसिड अल्कोहल डालते जाएं या सिर्फ एसिड भी डाल दें तो सेल के अंदर से वो कार्बल फुक्सन बाहर नहीं आने लगा, क्योंकि उस कार्बल फुक्सन की माइकॉलिक एसिड के साथ अफिनिटी डीकलराइजर के साथ अफिनिटी से ज़्यादा है। वो प्रेफर करेगा कि वो सेल के अंदर माइकॉलिक एसिड के साथ रहे, बजाय इसके कि वो एसिड अल्कोहल के साथ चला जाए। और एसिड अल्कोहल माइकॉलिक एसिड की वजह से सेल के अंदर पेनिट्रेट भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि माइकॉलिक एसिड एसिड अल्कोहल को पसंद ही नहीं करता, ना अल्कोहल को ना एसिड अल्कोहल को। उसकी अफिनिटी एसिड अल्कोहल के साथ नहीं है, उसकी अफिनिटी स्टेन के साथ ज़्यादा होगी माइकॉलिक एसिड की, या दूसरे लफ्जों में स्टेन की अफिनिटी माइकॉलिक एसिड के साथ ज़्यादा है, इसलिए स्टेन माइकॉलिक एसिड को छोड़ के एसिड अल्कोहल के साथ नहीं जाएगा। तो एसिड अल्कोहल अपना समूह लेके वापस चला जाएगा खाली, जैसा कलरलेस पहले था वैसे ही कलरलेस वॉशिंग से चला जाएगा। अब इन बैक्टीरिया के पास कलर कौन सा रहा, रेड कलर। अब जब हम मिथाइलिन ब्लू डालेंगे तो वो तो पहले ही स्टेन से भरे हुए हैं, उन्हें मजीद स्टेन की क्या ज़रूरत, इसलिए वो हमें एट दी एंड रेड कलर के नजर आएंगे। अब दूसरी तरफ डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव रिजल्ट को, कि अगर हमारे पास माइकोबैक्टीरियम या नोकार्डिया के अलावा बैक्टीरिया थे, हमें तो नहीं पता होता ना, ये तो बाद में पता चलता है। सपोज हमारे पास नोकार्डिया या उसके अलावा कोई बैक्टीरिया है, नेगेटिव रिएक्शन क्या कैसे होगा। उसके ऊपर आपने कार्बल फुक्सन डाला, अब उनके पास तो माइकॉलिक एसिड है ही नहीं और ये स्टेन तो वैसे ही पेनिट्रेट कर जाएगा उनमें, उनमें या तो पेप्टिडोग्लाइकेन ज़्यादा होगी या लिपिड ज़्यादा होंगे। और इस तरह के सेल्स में से तो स्टेन, नॉर्मल स्टेन पेनिट्रेट कर जाते हैं जो कि वाटर में बने हुए हैं, बेंजीन में बने हुए हैं, ये तो फिर भी फिनॉल में बना हुआ है। तो नो डाउट वो चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम्स नेगेटिव, उनमें रेड कलर चला जाएगा और स्टीन से बहुत ज़्यादा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने वैसे भी स्टेन को टेकअप कर लेना था। जब एसिड अल्कोहल डालेंगे तो आपको याद होगा इन सेल्स में माइकॉलिक एसिड नहीं है, ये तो सिंपल अल्कोहल को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिनके पास लिपिड्स ज़्यादा हैं वो तो सिंपल अल्कोहल को नहीं रेजिस्ट कर रहे थे, और जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन है एसिड उनके ऊपर काम करेगा। तो सेल्स चाहे वो पेप्टिडोग्लाइकेन ज़्यादा वाले हैं या कम वाले हैं, वो एसिड अल्कोहल को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे,
उनके पास माइकॉलिक एसिड भी नहीं है कि वो कार्बन फंक्शन को रोक लें कि तुम्हारा जो दोस्त है वो हमारे पास है, आ जाओ। माइकॉलिक एसिड तो है ही नहीं, तो कार्बन फंक्शन क्यों उनके पास रहे। और पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपिड्स की बजाय कार्बन फंक्शन की अफिनिटी इसमें ज्यादा एसिड अल्कोहल में है। तो इस केस में क्या होगा कि एसिड अल्कोहल कार्बन फंक्शन को सेल्स में से निकाल के अपने साथ ले जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो गए। अब सेल्स खाली रह गए क्योंकि उनके पास माइकॉलिक एसिड नाम की कोई चीज नहीं थी जो कार्बन फंक्शन को रोक पाती, तो सेल बिल्कुल खाली हो गए। अब उनके पास सेकंड ऑप्शन है जो कि मिथाइलिन ब्लू की फॉर्म में है। तो जैसे ही मिथाइलिन ब्लू डालेंगे वो इसका कलर टिकअप कर लेते हैं, तो इसी वजह से वो हमें ब्लू कलर के नजर आएंगे। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि ये एसिड अल्कोहल को ऐसे सेल्स रेजिस्ट करते हैं जिनके पास माइकॉलिक एसिड हो। क्यों? क्योंकि कार्बन फंक्शन की एफिनिटी माइकॉलिक एसिड के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिड अल्कोहल, जिसकी वजह से कार्बन फंक्शन जो है वो सेल्स को छोड़ के एसिड अल्कोहल के साथ नहीं जाता और सेल्स प्राइमरी स्टेन का कलर रिटेन करते हैं। इसीलिए इन्हें एसिड फास्ट कहते हैं कि वो सेल्स एसिड अल्कोहल से भी ज्यादा फास्ट हैं और वो स्टेन को जाने नहीं देते, उसको रोक के रखते हैं, डीकलराइजर को रेजिस्ट करते हैं। इसी वजह से उन्हें एसिड फास्ट कहा जाता है। उनकी फास्टनेस क्या है? उनके पास माइकॉलिक एसिड है और वो स्टेन को छोड़ने नहीं देते, यही उनकी फास्टनेस है। तो एसिड फास्ट इसीलिए है कि वो डीकलराइजर के इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकॉलिक एसिड इन देयर सेल वॉल। और वो दो जेनरा है, माइकोबैक्टीरियम और नोकार्डिया। इनकी तमाम स्पीशीज आपको रेड कलर की नजर आएंगी। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर, जब ट्यूबरकल बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम को डिटेक्ट करना हो तब ये स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। जी बच्चों, तो ये हमारी आज की क्लास थी। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, कोई बात क्लियर नहीं हुई, कोई बात रिपीट करनी है तो आप पूछ सकते हैं। मैम जो पहले वाली ग्राम स्टेनिंग करी थी उसके अंदर जो है ना, जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं वो जो है ना, जब हम उनके अंदर डीकलराइजर 95% अल्कोहल डालते हैं तो वो डीकलराइजर को रेजिस्ट करते हैं उनका प्राइमरी स्टेन। तो वो किस तरह रेजिस्ट करते हैं उसका प्रिंसिपल थोड़ा रिपीट करते हैं। ओके, जब आप ग्राम स्टेनिंग में अल्कोहल डालते हैं डीकलराइजर, तो जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन की मल्टीपल लेयर्स होंगी वो इसको रेजिस्ट करेंगे, और जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर्स कम होंगी वो इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि डीकलराइजर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम ग्राम स्टेनिंग में यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज तो है, हमने उनको यूज कर लिया। एक ये कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट करवाता है, और जब भी कोई चीज डिहाइड्रेट होती है वो श्रिंक कर जाती है। आप सब्जियां भी अगर बाहर धूप में रख जाए, उनमें से वाटर कंटेंट्स कम हो जाए तो वो चुड़मुड़ जाती हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से सुकड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती है। तो अल्कोहल पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर यही काम करता है कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन के मॉलिक्यूल्स को श्रिंक करवा देता है। श्रिंक क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स में, दो मॉलिक्यूल्स में जो स्पेसेस थी वो कम हो गई और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए। ठीक हो गया। पहले अगर वो 2 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे थे दो मॉलिक्यूल्स, अब वो 1 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे आ गए। मतलब कि उनके दरमियान जो खिड़कियां दरवाजे थे उनका साइज छोटा हो गया। अब जो चीज अंदर गई है ना वो बाहर तो नहीं आ सकती। जो एक चीज भी अंदर गई है ना, एक एक करके भी गई है, वो बाहर नहीं आ सकती। और दूसरा काम क्या करता है अल्कोहल? लिपिड्स के ऊपर काम करता है कि वो लिपिड्स को डिसॉल्व करके वहां से रिमूव कर देता है। एक बाउंड्री है ना सेल वॉल, सेल के बाहर, तो वो लिपिड्स को डिसॉल्व करके वहां से रिमूव कर देगा। और जहां जहां से लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी, वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ये दो प्रॉपर्टीज हैं। अब जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है, या दूसरे लफ्जों में जिनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन्स की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। यानी कि उनकी सेल वॉल के अंदर 60 to 70% पेप्टिडोग्लाइकेन होता है और बाकी लिपिड्स और दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं। तो इनके ऊपर अल्कोहल ऐसे ही काम करता है जैसे इनके पोर साइज के ऊपर अल्कोहल का इफेक्ट ऐसे ही होता है जैसे आटे में नमक के बराबर इफेक्ट हो ना, कि लिपिड्स मॉलिक्यूल को तो अल्कोहल रिमूव कर देगा, लेकिन इन सेल्स में तो लिपिड्स वैसे ही कम है। चलो कम भी है, सपोज 5 मॉलिक्यूल्स, उसने 5 जगह पे स्पेस बना दी। अब दूसरा इसने क्या काम किया कि पेप्टिडोग्लाइकेन को श्रिंक करवा दिया।
अब श्रिंकेज की वजह से वो जो स्पेसिस क्रिएट हुई थी वो फिल हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए, जो जगह खाली हुई थी उन्होंने वो ऑक्यूपाई कर ली। तो ऐसे सेल्स जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो और लिपिड्स कम हो, इथाइल अल्कोहल डालने के बाद उनके पोर साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है तो कम होता होगा, ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन श्रिंक हुई है उसमें, और पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल श्रिंक हुए हैं, तो पोर साइज या तो उतना ही रहा या फिर कम हुआ है, ज़्यादा हरगिज नहीं हुआ। तो इस वजह से जो स्टेन उनके अंदर गया था वो बाहर नहीं आ सकता। अगर वो अकेला भी होता, क्रिस्टल वायलेट ही होता, लेकिन अब तो वो क्रिस्टल वायलेट के साथ आयोडीन का कॉम्प्लेक्स भी बना चुका है, अब तो उसका पोर साइज भी, अब वो साइज भी बड़ा हो गया, तो और इसकी पोरोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा या कम हुई है, तो वो मॉलिक्यूल तो बाहर निकल ही नहीं सकता। इस तरह से ग्राम पॉजिटिव जो सेल्स हैं वो इथाइल अल्कोहल के डीकलराइज करने के इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं। इथाइल अल्कोहल का फंक्शन क्या था? डीकलराइज करना, लेकिन वो डीकलराइज नहीं कर पाता, वो अपने मुंह की खाता है, वो जो काम कर रहा है उसी की वजह से वो इन सेल्स में से प्राइमरी स्टेन को नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसने पेप्टिडोग्लाइकेन को श्रिंक कर दिया, लिपिड्स को निकाल लिया। ये ग्राम पॉजिटिव सेल्स है, इस वजह से वो रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन की कंडेंसेशन हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है, और निकलने वाले मॉलिक्यूल से जो स्पेसिस बनी थी वो पेप्टिडोग्लाइकेन की श्रिंकेज की वजह से फिल हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से प्राइमरी स्टेन बाहर नहीं निकल पाता। अब दूसरा तरफ है ग्राम्स नेगेटिव, जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन 10 to 20% है और लिपिड कंटेंट्स ज़्यादा है, श्रिंक होने वाली चीज़ कम है और निकलने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ऐसे सेल्स के ऊपर जब इथाइल अल्कोहल डालेंगे, उसने तो वही काम करना है, बिला तखसीस के पेप्टिडोग्लाइकेन की श्रिंकेज की है और लिपिड्स को निकाल दिया, लेकिन अब निकलने वाले मॉलिक्यूल्स हंड्रेड्स हैं और श्रिंक होने वाले मॉलिक्यूल कम हैं, तो वो जो स्पेसिस क्रिएट हुई हैं लिपिड्स के निकलने की वजह से वो कंप्लीटली फिल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि श्रिंकेज होने वाले मॉलिक्यूल कम है, वो श्रिंक हुए हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन कम है। तो इसलिए ऐसे सेल्स जिनको हम ग्राम्स नेगेटिव कहते हैं, डीकलराइजर डालने के बाद, इथाइल अल्कोहल डालने के बाद उनका पोर साइज बढ़ जाता है। अब क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, वो पोर साइज इतना बढ़ जाता है कि क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स उसमें से निकल जाता है। तो जब हम सेल को वॉश करते हैं तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स उसको अल्लाह हाफिज कह के वहां से चला जाता है। तो इस वजह से ग्राम्स नेगेटिव नेचर वाले सेल्स डीकलराइजर के इफेक्ट को रेजिस्ट नहीं कर पाते, वो कलरलेस हो जाते हैं। देन जो सेल्स भी कलरलेस होंगे वो सेकेंडरी स्टेन का कलर टेकअप कर लेते हैं। जी बच्चों, ये था जी, समझ आ गई आपको? यस मैम। वेरी गुड जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन? मैम माइकोलिक एसिड भी तो लिपिड है ना, तो एसिड अल्कोहल उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा? जैसे नॉर्मली लिपिड डिसॉल्व हो जाते हैं तो माइकोलिक एसिड डिसॉल्व नहीं होगा? नहीं, माइकोलिक एसिड में जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है ना, लिपिड्स की, एसिड्स होते हैं ना, फैटी एसिड्स वगैरह, वो नॉर्मल जो लिपिड्स हैं उनसे डिफरेंट है। जिस तरह प्रोटीन्स में उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो प्रोटीन को चेंज कर देती है, उसकी जो बॉन्डिंग होती है, वरना तो 20 अमाइनो एसिड्स ही हैं, तो नंबर और पैटर्न जो होता है ना वो मॉलिक्यूल को चेंज कर देता है। तो माइकोलिक एसिड की जो नेचर है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी कॉम्पोजिशन है, वो जो नॉर्मल लिपिड्स हैं उनसे डिफरेंट है, इसी की वजह से ये रेजिस्टेंट है। इसमें है फैटी एसिड्स ही और कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनकी जो नेचर है वो जो नॉर्मल लिपिड्स हैं उनसे डिफरेंट है, इसी वजह से ये लिपिड्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, सॉरी अल्कोहल्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। अलबत्ता फिनॉल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, इसकी नेचर चेंज है, इसलिए वो एक डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसकी एफिनिटी अल्कोहल्स में है लेकिन बनिस्बत फिनॉल कम है, और इन्हीं दोनों चीज़ों को हमने यूटिलाइज किया है। अब बनिस्बत फिनॉल कम है और फिनॉल कहाँ पे है? स्टेन के अंदर। तो फिनॉल जो है वो स्टेन को साथ रख के माइकोलिक एसिड के साथ ही रहेगा। मतलब ये ऐसे ही है कि अगर मेरी कोई दोस्त है और मैं अपनी किसी दोस्त से मिलने जाऊँ, तो इनडायरेक्टली मेरी जो दूसरी दोस्त है, मेरी पहली दोस्त, उनका आपस में टाकरा हो रहा है। तो जो इसमें फिनॉल है वो यही काम कर रहा है कि माइकोलिक एसिड और स्टेन का आपस में टाकरा करवा रहा है। तो अफिनिटी इसकी डिफरेंट के अंदर है, सॉरी अल्कोहल्स में है, लेकिन बनिस्बत फिनॉल कम है, इसलिए जहाँ पे फिनॉल होगा वहाँ पे ये ज़्यादा रहेगा, माइकोलिक एसिड वहाँ पे ज़्यादा स्टे करेगा बजाय इसके जहाँ पे अल्कोहल हो।
क्यों? क्योंकि इसकी नेचर बाकी लिपिड्स की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है। जी बच्चे समझ आ गई? यस मैम, थैंक यू। वेलकम। जी बच्चों कोई और क्वेश्चन? जी वो 2016 वाले बच्चों ने ज्वाइन की हुई है क्लास? 2016 वाली आमना और हसीब। जी मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। हम्म, रुबाब शरीफ। यस। अच्छा जी मोहम्मद बिलाल, आप सीआर हो क्लास के? नो मैम। अच्छा, तो आपकी क्लास के बाकी बॉयज किधर हैं? बॉयज बहुत कम क्लास पढ़ते हैं। मैम मैं इवनिंग का हूँ, अकेला ही। अच्छा आप मॉर्निंग के थे इवनिंग में? बॉयज 4। अच्छा आप जी। इवनिंग के अकेले हो। चलो, तो समझ आती है आपको? जी मैम। वेरी गुड। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। मैम ये एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट का बता दें थोड़ा सा। एसिड फास्ट ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एसिड अल्कोहल के एक्शन को रेजिस्ट करते हैं, यही उनकी फास्टनेस है, इसलिए वो एसिड फास्ट है। जबकि नॉन एसिड फास्ट ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एसिड अल्कोहल के एक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो नॉन एसिड फास्ट है। मतलब वो एसिड जितने फास्ट नहीं है, इसलिए वो नॉन एसिड फास्ट होंगे। लेकिन वो जो एसिड फास्ट है वो एसिड अल्कोहल के रिएक्शन को रेजिस्ट कर पाते हैं, एसिड से ज़्यादा फास्ट है, इसलिए वो एसिड फास्ट है। और एक्शन क्या है एसिड फास्ट का? डीकलराइज करना। तो एसिड फास्ट ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एसिड फास्ट से, एसिड अल्कोहल से डीकलराइज नहीं होते और रेड कलर में रहते हैं। और नॉन एसिड फास्ट ऐसे हैं जो कि एसिड अल्कोहल से डीकलराइज हो जाते हैं और मिथाइलिन ब्लू का कलर लेते हैं, वो नॉन एसिड फास्ट है। जी जी रुबाब। रुबाब। जी रुबाब आपको समझ आती है? मैसेज पे ही लिख दो अगर माइक नहीं चल रहा। ये एक्चुअली मैं देख रही होती हूँ कि कौन कौन से बच्चे हैं जो रेगुलरली क्लासेस पढ़ते हैं, तो बाज़ दफ़ा पूछ लेती हूँ। सब समझ आ रही, ठीक हो गया। किसी दिन आपका मैं इसी तरह ना, आपके ये मिड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, आपके मिड एग्ज़ाम होने मेरा ख्याल है आपको वो डेट शीट वगैरह मिल गई होगी, उसके बाद वन बाय वन में एक एक क्वेश्चन जो है उस फॉर्म में ना आपका थोड़ा सा क्विज लूँगी। ठीक हो गया? तो मिड एग्ज़ाम के बाद लूँगी। जी बच्चों अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तो नहीं, अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो पिक्चर्स ले ली हैं, तो जितनी ज़रूरत थी मुझे वो मिल गई। मैम मैम ग्राम स्टेनिंग में तो जब हम प्राइमरी स्टेन डालते हैं उसके बाद उसको वाटर से रिंस करते हैं, तो जो दूसरा एसिड फास्ट स्टेनिंग है उसके अंदर जब हम वो प्राइमरी स्टेन डालते हैं फिर तो रिंस नहीं करना होता ना, वो डायरेक्टली स्टीम अप्लाई करना होता है। जी जी उसमें दोनों कंबाइन करने हैं आपने, पहले जो मॉर्डेंट और प्राइमरी स्टेन इकट्ठा देना है एसिड फास्ट में, उसमें रिंस नहीं करना। और उसमें 5 मिनट स्टीम हीट पे रखने के बाद स्टेन के साथ ठंडा करने के बाद रिंस करना है। उसमें प्राइमरी स्टेन के बाद वॉशिंग नहीं है एसिड फास्ट में, ग्राम्स में है। जी ठीक है। ओके मैम। ओके जी बच्चों कोई और सवाल है तो पूछ लें। अच्छा अच्छा ठीक है, अटेंडेंस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये देखना था कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो क्लासेस ज्वाइन करें, वो तो मैं अपने लिए देख रही हूँ ना कि कौन से बच्चे हैं जो रेगुलरली सारी क्लासेस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किया करें, क्वेश्चन से आपके इंटरेस्ट का पता चलता है। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को शायद माइक्रोबायोलॉजी की समझ ही नहीं आई, तो अगर आप क्वेश्चन करते हैं और कोई बात समझ नहीं आए तो पूछते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का पता चलता है और टीचर को भी थोड़ा सा होता है कि चले बच्चों को समझ आ रही है या एटलीस्ट वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलें बच्चों ठीक हो गया, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, परसों वाली क्लास में मिलते हैं।